हमारा आज का टॉपिक है लुक ईस्ट पॉलिसी। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े उसके लिए अब इसे पढ़ना जरूरी है। फिर इसी के बाद मैं वन बाय वन अब आपको वो टॉपिक्स करा दूंगा जिनकी अब जरूरत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के तहत आने वाला मौसम प्रोजेक्ट, इसी के तहत आने वाला सागर माला, इसी के तहत आने वाला भारत माला प्रोजेक्ट, इसी के तहत आने वाला मिलन प्रोजेक्ट। इस तरह से सारे प्रोजेक्ट आप पढ़ते ही चले जाओगे और आपके लिए 80% जो पुष्पेश पंत की किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इन टॉपिक्स के बाद 80% वो बुक कवर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हो, उस बुक में तो टॉपिक्स इतने कॉम्प्रिहेंसिवली दिए भी नहीं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्टिकुलर बुक आती है, ठीक है। तो बुक के थ्रू जाना इतना अच्छा नहीं रहता इसमें रीसेंट इंटरनेट लिंक्स के थ्रू पढ़ाई करना वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। दैट इज अ कंसेप्ट, ओके। तो लुक ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको अपने ही तरफ से कवर करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक से और समझने का प्रयास करते हैं क्या है क्या नहीं। स्टार्ट। दिस इज इंडिया, ओके। सो इंडिया को अगर आपको समझना है, थोड़ा सा आपको यूरोपियन कॉलोनियलिज्म पीरियड के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए ये यूरोप है। अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया एंड अंटार्कटिका। इसमें अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1700 एडी की, 1700 एडी में ब्रिटेन के यहां पर सेंटर में कुछ माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन से कोल की डिस्कवरी होती है और कोल से एनर्जी बनाने का कंसेप्ट यूरोप में पता चलता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वहां पर जितना भी मैनुअल वर्क है सारा मशीन बेस्ड वर्क पे कन्वर्ट होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर शुरू होता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो अल्टीमेटली बहुत तेजी से इनको 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, चीप रॉ मटेरियल, और सेकंड, लेबर। थर्ड, यहां पर बन रहे प्रोडक्ट्स को कहीं पर कंज्यूम कराना। इसकी वजह से अल्टीमेटली ये वर्ल्ड की उन कंट्रीज को एक्सप्लोर करने निकलते हैं जिन कंट्रीज के पास लेबर बहुत बड़े पैमाने पर है, रिसोर्स बहुत बड़े पैमाने पर है और पॉपुलेशन इतनी है कि यहां पर बने हुए प्रोडक्ट्स को वो रेडिली कंज्यूम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसके लिए सबसे बेस्ट कंट्रीज नजर आती हैं एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज। एशिया में खास तौर पर वो कंट्रीज जो इक्वेटर पे हैं और इक्वेटर के अराउंड चूंकि रेनफॉल बहुत होता है जिसकी वजह से वेजिटेशन बहुत स्ट्रांग है, जंगल बहुत होते हैं और यहाँ पर वो क्रॉप्स पाई जाती हैं और जो लगाई जा सकती हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर स्पाइसेस, मसाले हो सकते हैं, यहाँ पर टोबैको, तंबाकू हो सकता है जो सेंट्रल अमेरिका में लगाया जाता है, यहीं पर बैम्बूज हो सकते हैं, यहाँ पर रबर हो सकता है, यहाँ पर टीक के पेड़ हो सकते हैं। तो मुद्दे की बात है, जो भी यूरोपियन इंडस्ट्रीज को चाहिए था वो पूरे ग्लोब पर इस इक्वेटर की बेल्ट के अराउंड जिन कंट्रीज में पाया जाता है उन कंट्रीज पर कंट्रोल करने की उस समय में कोशिश की गई। सो अब यहां से अगर हम कंसेप्ट देखें तो डिफरेंट यूरोपियन डिफरेंट टाइम पर इन कंट्रीज की तरफ आए। उन कंट्रीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें तो पुर्तगालियों ने चढ़ाई करी। सबसे पहले पुर्तगीज आए, वेरी फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मई 1498 में 17 मई 1498 को केरला के कोचीन में पहुंचे पोर्तुगीज, वास्को डी गामा, ठीक है। सेकंड नंबर पर पुर्तगीज के बाद कौन आए सेकंड नंबर पे, गुरमुख? वेरी गुड। सेकंड नंबर पर डच आए। ये डच कहाँ के थे? नीदरलैंड, वेरी गुड। तो उस जमाने में जैसे होलैंड कहा जाता था, आज नीदरलैंड कहा जाता है। यहाँ के डच थे। सेकंड नंबर पर डच आए, थर्ड नंबर पर ब्रिटिशर्स आए, फोर्थ नंबर पर फ्रेंच आए, फिफ्थ नंबर पर डेनिश पीपल, डेनमार्क के। तो सबसे पहले पुर्तगीज, देन डच, देन ब्रिटिशर्स, देन फ्रेंच और देन फिर डेन। इस तरह से यूरोपियंस इन कंट्रीज की तरफ आए। इसमें से यूरोपियंस ने हर एक कंट्री को ऑलमोस्ट अपने होल्ड में ले लिया और जैसे इन यूरोपियंस में इन कंट्रीज में आपस में फाइट चलती थी, वही फाइट ये वर्ल्ड लेवल पर इन कंट्रीज में जाके भी लड़ने लगे, ठीक है। जैसे इंडिया पर किसका कंट्रोल होगा किसका नहीं, इस चीज को लेकर के फ्रांसीसियों में और ब्रिटिशर्स में अक्सर वॉर होती रहती थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में 3 लड़ाइयां हुई हैं, कार्नेटिक वॉर्स, उन्हें कहा जाता था कार्नेटिक वॉर्स। और ये किस किस के बीच में हुई है?
फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। तो पावर दो आउटसाइडर हैं, लेकिन लैंड चुना है इन्होंने इंडिया का। इसी तरह से धीरे धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ा, इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा, इंडोनेशिया का सारा इलाका डचों के कंट्रोल में चला गया, ये अफ्रीका की जो कॉलोनीज है मेनली ये फ्रेंच के कंट्रोल में रही, इंडिया में भी कुछ कॉलोनीज जैसे पुडुचेरी और ये सब एरियाज फ्रांसीसियों के कंट्रोल में रहे, फ्रेंच के कंट्रोल में रहे, लेकिन मेजोरिटी साउथ ईस्ट एशिया के इन रीजन में डच आ चुके थे, डच कंट्रोल कर गए इसको, अफ्रीका के वेस्टर्न रीजन को फ्रेंच कंट्रोल कर गए, इंडिया को मेनली ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर गए, और पुर्तगीज ने अपना सारा का सारा टारगेट यहां से निकाल करके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की तरफ कर लिया। स्पेन जो है, स्पेन भी इधर की तरफ आ गया, इसलिए अमेरिकन कंट्रीज पे आपको स्पेन का इन्फ्लुएंस नजर आता है, स्पेनिश। तो कंसेप्ट इज कि अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ और यहां पर डचों का कंट्रोल होता है इंडोनेशिया में और इन रीजन्स में, तो अल्टीमेटली ये किस तरह की पॉलिसीज फॉलो करते हैं। नेचुरली इंडिया के संबंध इन कंट्रीज के साथ बनाने का प्रयास ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी के रिलेशंस किसके साथ बनाने की कोशिश की जाएगी? यूरोपियन वर्ल्ड के साथ। जो ट्रेड हो रहा है वो इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, सारी ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्ट के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किस वजह से? कि यहां से जितना रॉ मटेरियल और चीप लेबर है सारी वेस्ट में सप्लाई की जाए, और वहां से जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ईस्ट में सप्लाई किया जाए। तो अल्टीमेटली इन कंट्रीज को, जो एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें आपस में जोड़ने के बजाय इनको जोड़ करके इनको वेस्ट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे 1947 तक, इन्होंने बहुत ही लीस्ट एफर्ट्स किए और इनफैक्ट कोई एफर्ट्स नहीं करे कि इंडिया को इन कंट्रीज के साथ, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ जोड़ा जाए। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल जरूर किया, बर्मा को कंट्रोल किया, बर्मा को जीता और अपने कॉलोनियल एम्पायर में इंडिया के साथ अटैच किया, जिसकी कि बाद में बर्मा की भी आजादी हो गई और बर्मा भी रिलीज कर दिया गया। तो मुद्दे की बात यह है कि चूंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और यहाँ पर डच थे और ये दोनों पावर्स यूरोप में आपस में फाइट करती थी, इनमें कोई संबंध नहीं थे, इसकी वजह से इनके यहाँ पर आपसी संबंध विकसित होना इजी नहीं था। तो चूंकि ब्रिटिशर्स पीरियड में इंडिया को इन एरियाज के साथ जोड़ा ही नहीं गया, इसकी वजह से इंडिया ईस्ट की तरफ उस लेवल पे देख ही नहीं पाया था। इतना क्लियर हुआ? इंडिया शुरू से ही इस तरह के रिलेशन रखता था एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंडिया के एंशियंट पास्ट की तरफ नजर घुमा करके देखें तो एंशियंट पीरियड में इंडिया के बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन हुआ करते थे इन साउथ ईस्ट नेशंस के साथ। जैसे साउथ इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग रूलर्स हुए हैं, जिनमें चेरा रूलर्स, चोला रूलर्स, पांड्या रूलर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुई हैं, चेर, चोल, पांड्या। इन तीनों के तीनों पीरियड्स के दौरान, तीनों डायनेस्टीज के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ संबंध बनाए गए। इवन जो चोला रूलर्स हुआ करते थे उनके इस रीजन में बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट हुआ करता था। तो दिस इज द रीजन कि अगर आप देखेंगे तो आज आपको इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पर विष्णु के और शिव के मंदिर मिलेंगे। उसका रीजन यही है कि साउदर्न किंगडम का यहाँ पर इन्फ्लुएंस था। साउदर्न किंगडम्स के रूलर्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो उनके वंशज हैं, वो यहाँ जाकर के बसे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर किंगडम्स बनाई गई, जिनके द्वारा, जिसमें से एक किंगडम श्री विजय किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम रही है साउथ ईस्ट एशिया की, जिसने यहाँ पर बहुत समय तक रूल किया है। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर जो है, जिसे कंपुचिया का अंकोरवाट मंदिर कहा जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल प्रेमाइसेस माना जाता है, ये भी इन्हीं इंडियन रिलेशंस के पीरियड के दौरान बनाया गया, जब एशिया का इन्फ्लुएंस, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो अल्टीमेटली इंडिया बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहा है अपने ईस्टर्न नेबर्स के साथ। व्यापार हुआ करता था इंडिया का चोला रूलर्स का चाइना के साथ, और रास्ते में ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसी एरिया से होकर के शिप जाया करते थे। और इस पूरे के पूरे एरिया में चूंकि पायरेसी, लुटेरे हुआ करते थे, तो इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए अक्सर चोला रूलर्स ने इन एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अगर आप देखें कि इंडिया ने कभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई हैं क्या, इंडिया से बाहर निकल के किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो इंडिया के साउदर्न रूलर ने हमेशा साउथ ईस्ट और ईस्टर्न नेशंस को कंट्रोल किया है। ये क्लियर बात? एकदम से उस चीज में शिफ्ट क्यों आ जाता है, इस पॉलिसी में अचानक से शिफ्ट क्यों आता है?
क्योंकि जैसे ही ये साउथ इंडियन रूलर्स खत्म होते हैं, यहाँ पर राजपूत रूलर्स का पीरियड आ जाता है। और ये जो राजपूत रूलर्स का पीरियड नॉर्थ इंडिया में चल रहा होता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर लोकल हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। क्योंकि ये जो राजपूत रूलर्स हैं, ये एक तरह से सामंत होते हैं, फ्यूडल्स। और जो फ्यूडल्स होते हैं, सामंत होते हैं, इनके समय में इकोनॉमी लोकलाइज हो जाती है, यानी कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, आपस में जो स्टेट्स हैं कंट्री के, उनमें भी कोई ट्रेड नहीं होता, और एक लोकलाइजेशन का इम्पैक्ट आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन नहीं रहता, रीजनलिज्म ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हर बंदा अपने रीजन के बारे में सोचता है। तो पूरी तरह से ये जो हिस्सा है इंडिया का, नॉर्दर्न ब्लॉक, जो साउथ इंडियन किंगडम्स को छोड़ करके अगर हम सारा का सारा मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया ले लें, तो ये राजपूत रूलर्स के अधीन था, और बहुत बड़े पैमाने पर लोकलिस्ट कंसेप्ट को फॉलो करा और रीजनलिज्म की टेंडेंसी को सपोर्ट किया। ना तो अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ कोई संबंध स्थापित किए, ना आपस में जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके बीच में कोई संबंध स्थापित हुए। इसी तरह से इनको खत्म करके यहाँ पर तुर्किश रूलर आकर के सेटल हुए, जिन्हें सुल्तान कहा जाता था, और यहाँ पर सल्तनत पीरियड का दौर आया। तो सल्तनत पीरियड का दौर आता है, तो वो आते कहाँ से हैं? बेसिकली वो इन्हीं रीजन से आते हैं, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इन रीजन से। तो यहाँ से आने के बाद वो इंडिया में जब सेटल होते हैं, तो उनका भी सारा का सारा इंटरेस्ट अपने वेस्ट की तरफ ही होता है। तो इंडिया का व्यापार और बाकी सारे संबंध उस समय में भी वेस्टर्न रीजन से कनेक्टेड रहे। ठीक उन्हीं तुर्किश रूलरों को आगे सब्सिक्वेंटली फॉलो करके इसी एरिया से मंगोल आते हैं, मुगल, और मंगोलों का रूल भी इंडिया में होता है, और मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। 300 साल तक यहाँ पे सुल्तान रहते हैं, 1206 से लेके 1526 तक, और फिर आगे ठीक 300 साल तक यहाँ पर मुगल शासन करते हैं, 1526 से लेकर के 1856 तक। तो इस तरह से ये यहाँ पर रूल करते रहते हैं। देखा जाए तो प्रोमिनेंटली वैसे 1707 ही है औरंगजेब की डेथ, लेकिन फिर भी 1856 तक बैठे रहे थे मुगल भारत पे। तो अल्टीमेटली इनका भी इंटरेस्ट इन्हीं कंट्रीज की तरफ रहता है, और इनका भी संबंध यहाँ पर रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया नेक्स्ट पावर भी वेस्ट से ही आती है, यूरोपियंस। तो यूरोपियंस के टाइम पर क्या किया गया वो भी मैंने आपको समझाया। तो 1947 में जब कंट्री आजाद हुई, तब तक के हालात कुछ ऐसे थे कि जितनी भी पावर्स पिछले 1500 सालों से इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, उन सबके संबंध ही तकरीबन वेस्ट से थे, और ईस्ट की तरफ पेनिट्रेट करने के बारे में सोचा ही नहीं गया। ये क्लियर हुआ? दैट इज द कंसेप्ट। अब सिचुएशन चेंज हो जाएगा। 1945 में एक घटना होती है। 1939 से लेकर के जो वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, उस वर्ल्ड वार में 2 ब्लॉक बनते हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक ब्लॉक बनता है उनका, जिनको हम कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक ब्लॉक इनका बनता है। एक ब्लॉक बनता है, इसमें रशिया भी आ जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक ब्लॉक इनका बनता है। सेकंड ब्लॉक बनता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जापान का। एक ब्लॉक इनका बनता है। मेनली दो ओपोनेंट्स हैं, अगर ध्यान से देखो, ब्रिटेन और जर्मनी या फ्रांस और जर्मनी। तो हिटलर का रूल है और उसको सारे रोकना चाहते हैं, तो मेनली इनका ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है। किस तरह से कि जापान बहुत तेजी से चढ़ाई कर रहा होता है, अमेरिका पर अटैक करने के प्रयास करता है। अमेरिका इसको रोकने के लिए, इस वॉर को सीधा सीधा फिनिश करने के लिए न्यूक्लियर अटैक करता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दिए जाते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पर। उसके बाद ये वॉर खत्म हो जाती है। उसके बाद जापान को दोबारा डेवलप करने की प्रतिज्ञा लेता है अमेरिका, और डेवलपमेंटल प्लान को साइन करते हुए उसकी मदद करने के लिए पैसे देता है। और जापान की रीडेवलपमेंट में अमेरिका का ही हाथ है, और जापान अमेरिका को अश्योर करता है कि मैं आपको आज के बाद किसी भी बाहरी ताकत के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करूंगा। दिस इज द रीजन कि उसके बाद जापान कभी किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका उसे प्रोटेक्ट करता है। तो 1945 में जब अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड वॉर को इस तरह से खत्म किया गया, तो सेम ब्लॉक की 2 पार्टीज, रशिया और अमेरिका, सेम ब्लॉक में आते हैं, सेम साइड पे। इन दोनों में एक वॉर ये छिड़ी कि कौन ज्यादा पावरफुल था। ये वॉर जो हम जीते हैं, ये किसकी वजह से जीते हैं और किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो चूंकि रशिया भी बहुत एम्बिशियस है और अमेरिका भी बहुत एम्बिशियस है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर 2 ब्लॉक नए बने, एक तो रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक। रशिया हमेशा बायपोलर वर्ल्ड की बात करता रहा। बायपोलर वर्ल्ड क्या होता है? रशिया ये कहता रहा कि हम दोनों ज्योग्राफी वाइज काफी डिस्टेंट है,
अगर हम देखें तो तुम एक ब्लॉक हैंडल करो, कैपिटलिस्ट ब्लॉक पूरे वर्ल्ड का, यानी कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट माने पूंजीवाद, पूंजीवादी देश है। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब भी सपोज कीजिए ये जो एक रूम है, इस रूम में अगर मैं किसी तरह से कोई भी सिलाई मशीनें लगा देता हूं, तो मैं दो चीजों पे खर्चा करता हूं, एक कमरे पर और एक उन सिलाई की मशीनों पर। तो मैंने दो चीजों पे पूंजी लगाई, तो मैं कौन हुआ? बेसिकली कैपिटलिस्ट। लेकिन उन सिलाई की मशीनों पर बैठ करके काम किया उन वर्करों ने, उन लेबर ने, जिसकी वजह से कपड़ा सिला गया और पैसा आया। तो अल्टीमेटली पैसा किस वजह से आया? क्योंकि काम हुआ है मशीनों पे। तो काम किसने किया? लेबर ने। तो लेबर का भी योगदान है। जो कैपिटलिस्ट होता है वो अपना लाभ निकालना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, और लेबर के साथ उस प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहता। यानी कि फॉर द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका अल्टीमेट पर्पज रहता है कि मैं इससे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करूं। लेकिन इसके उल्टा एक कंसेप्ट होता है जो इसके अगेंस्ट आता है, दैट इज सोशलिस्ट, समाजवाद। उसमें यह कहा जाता है कि जिन लोगों ने मिलकर के किसी भी प्रोसेस को या किसी सर्विस को जन्म दिया है, उन सभी का उस पर बराबर अधिकार होना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा राइट या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। माने कि समाज ऊंचे नीचे, अमीर गरीब में बटा ना हो, क्लास बेस्ड सोसाइटी ना हो, क्लास लेस सोसाइटी हो। ठीक है, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। यह सोशलिज्म है। तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ 1917 में, वो सोशलिज्म को फॉलो करता है, समाजवाद की धारणा देता है पूरे वर्ल्ड को। और अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ये कैपिटलिज्म की बात करता है। अमेरिका का कैपिटलिज्म वेस्टर्न यूरोप के कैपिटलिज्म से थोड़ा अलग है। वेस्टर्न यूरोप का कैपिटलिज्म बहुत ही स्ट्रिक्ट कैपिटलिज्म है। अमेरिका के कैपिटलिज्म में थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म वाला एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को सारी बुनियादी सुविधाएं खुद प्रोवाइड करती है, और इसी तरह से वो इंडस्ट्री और बिजनेसमैन को भी ग्रो करने से नहीं रोकते। प्राइवेट लैंड, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट ऑनरशिप को भी मना नहीं करते। रशिया में ऐसा कुछ नहीं है। बैंक सारे नेशनलाइज थे, सारे इंडस्ट्री नेशनलाइज थी, सारे एग्रीकल्चर लैंड नेशनलाइज था। खेत सरकार के, बैंक सरकार के, फैक्ट्रियां सरकार की। सरकार का माने पब्लिक का, जनता का। तो सब कुछ जनता का था, सब कुछ समाज का था। इसे समाजवाद कहा जाता है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुई, रशिया के द्वारा ये कहा गया कि जो सोशलिस्ट फैक्शन है, आप मुझे उसका हेड डिक्लेयर करो कि मैं समाजवादी दुनिया पर ज्यादा स्ट्रांग हूं, और जो कैपिटलिस्ट फैक्शन है आप उसको होल्ड करो। तो आप एक पावर का सेंटर बनो और मैं दूसरी पावर का सेंटर, तो बायपोलर वर्ल्ड बनेगा। लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करता था कि नहीं, कोई और सेकंड पावर नहीं खड़ी हो सकती। इस वजह से 1945 में दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुई, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायरेक्टली दोनों कभी भी लड़े नहीं है, कभी भी एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट नहीं हुए। सीधे लड़े हुए होते तो इसको अमेरिकन रशियन वॉर कहा जाता। पूरे वर्ल्ड में इनकी आइडियोलॉजी लड़ी है आपस में। तो वर्ल्ड लेवल पर जहां पर भी इन्हें प्लेटफॉर्म मिला है, ये दोनों वहां पर लड़े हैं, और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने साउथ और नॉर्थ में, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया, जहां पर भी जाकर के लड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एशियन रीजन है, इसमें वियतनाम को अगर ले तो वियतनाम को आधे से डिवाइड करें तो नॉर्थ में प्रभाव रशिया का, साउथ में प्रभाव अमेरिका का आपको नजर आएगा बहुत बड़े पैमाने पर। यही सेम चीज आपको लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, हर जगह पर ये महसूस होगी चीज आपको। फिलीपाइंस के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। यही कंसेप्ट आपको कोरियन पेनिनसुला में दिखेगा, नॉर्थ के ऊपर रशिया का, और रशिया और चाइना का, साउथ के ऊपर अमेरिका का। तो मुद्दे की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोल्ड वॉर का सिचुएशन जो है वो आ चुकी थी, और ये आपस में इस तरह से लड़ते रहे। अब इस वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हाई लेवल वॉर चल रही है पूरे वर्ल्ड में, और कंट्रीज को ये अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया जैसा मुल्क जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसकी बहुत सारी जरूरतें हैं, जैसे अभी अभी उसका विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, और उसे बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सेटल करना है। अपनी न्यू अभी अभी आजाद हुई कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए डिफेंस डेवलपमेंट करना है। अपने देश के लोगों को रोजगार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। खाना देने के लिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी है। ऐसे में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बेसिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, उनको पानी की सप्लाई, पानी मुहैया कराना, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सारी जरूरतें उनकी पूरी करनी है।
ये सारी चीजें जब करनी है तो आप किसी भी एक ब्लॉक के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। मतलब इंडिया ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम पर इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और इंडिया ने मिल करके नॉन अलाइंड मूवमेंट के कंसेप्ट को जन्म दिया कि ये कंट्रीज ना तो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाएंगी जो कि अमेरिकन ब्लॉक है, जिसे कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है, और ना तो ये कंट्री ईस्टर्न ब्लॉक के साथ जाएंगी जो कि रशियन ब्लॉक है, जिसे सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। इन दोनों ब्लॉक के साथ ये कंट्रीज किसी किसी भी एक ब्लॉक के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी, अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखेंगी। तो ना ये किसी की दुश्मन होंगी, ना ये किसी की दोस्त होंगी। नॉन अलाइंड, किसी तरह से किसी के साथ नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति इसे कहा जाता है हिंदी में। ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने फॉलो करा और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ऑटोमेटिकली इंडिया 1947 से 1991 तक फिर से साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कट गया, रिश्ता ही नहीं बना पाया, क्योंकि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट का कंसेप्ट फॉलो करा। इसकी वजह से इंडिया हाई लेवल पे क्या हो गया, प्रोटेक्शनिस्ट। इंडिया अपने आप में कौन सी इकोनॉमी मॉडल फॉलो करने लगा, प्रोटेक्शनिस्ट, जो आउटसाइडर्स के लिए ओपन नहीं थी। क्यों, इंडिया को ऐसा लगा, इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इंडिया के लिए जो पॉलिसियां बनाई उसमें उनको ऐसा लगा कि चूंकि इंडिया ने किसी जमाने में व्यापारियों को अलाउ किया था और उस ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया में आकर के फिर 200 साल तक रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तो अब भारत उन विदेशियों के द्वारा लूटा गया है। इसलिए आने वाले समय में हमें किसी तरह से अपना बाजार किसी भी बाहरी कंट्री के लिए खोलना नहीं है और हमें खुद से तरक्की करनी है। ना हम किसी को कोई सामान बेचेंगे, ना कहीं से किसी से कुछ सामान चाहिए। हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट को जब इंडिया ने फॉलो किया, इंडिया हाईली प्रोटेक्शनिस्ट हो गया। इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल बड़े सख्त थे। इंडिया में कोई भी फॉरेन विदेशी निवेश होना इतना ईजी नहीं था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। इंडिया में इंडिया के लोगों को अगर फॉरेन से सामान मंगाना है बहुत सारी परमिशंस की जरूरत पड़ती थी, और इंडिया को अगर विदेशों में सामान भेजना है तो भी बहुत सारी परमिशंस की जरूरत पड़ती थी। इन सारी रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटेक्शंस की वजह से इंडिया कभी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ उस लेवल पर जुड़ ही नहीं पाया। ये बात क्लियर? तो दिस इज द रीजन दैट नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि मैं किसी भी ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, इस वजह से इंडिया पॉलिटिकली और डिफेंस वाइज तो सीटों का मेंबर भी नहीं बन पाया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी इंडिया नहीं बन पाया, क्योंकि इंडिया ने कभी किसी के साथ कोई डिफेंस अलाय किया ही नहीं है। क्योंकि इंडिया किसका मेंबर रहा है, नैम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। दूसरा, इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया नहीं जुड़ पाया क्योंकि इंडिया ने डे वन से ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी, क्योंकि इंडिया को अपनी न्यूली ताजा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेवलप करना था, खुद को बचा के रखना था, इसलिए विदेशियों के अधीन नहीं आना चाहता था। वरना इंडिया को ऐसा लगता था कि वो कंट्रीज जो अभी फुली डेवलप्ड हो चुकी हैं उनके वहां से जितने भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर होकर के इंडिया अगर आएंगे तो इंडिया होल लाइफ के लिए एक कंजम्पशन और इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन के रह जाएगा। खुद कभी भी कुछ पैदा नहीं कर पाएगा, खुद के इंजीनियर्स, खुद की टेक्निक, खुद के स्किल्स कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। इस वजह से इंडिया ने कभी वो पॉलिसी फॉलो होने नहीं दी। आई बात समझ में? लेकिन अचानक से 1990 में सारे के सारे हालात बदलते हैं। वो किस किस लेवल पे बदलते हैं, नाउ आई विल टेल यू। इतनी कहानी अब तक समझ में आई? आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक ही आएगा, व्हाई लुक ईस्ट नॉट लुक वेस्ट। ओके, तो आपको ये सारा समझाना है। 1990s में ऐसा क्या होता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं? चलिए थोड़ा सा कहानी समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो रही थी उन दिनों में। डेवलपमेंट के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी होगी, उद्योग धंधे, और इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सोर्स बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के लिए है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। ये सारी चीजें, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें, और ये सब इसका बहुत बड़ा सोर्स है गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ। ये रमन, ये गल्फ ऑफ पर्शिया है। ठीक है, देखो रमन, ये जो इलाका है ना ईरान का, 6th सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट पीरियड में यहाँ पर एक धर्म हुआ करता था जिस धर्म का नाम है जोरोस्ट्रियंस। जोरोस्ट्रियन, और जोरोस्ट्रियन धर्म में जैसे इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद हैं,
सिखों के पैगंबर गुरु नानक देव हैं, वैसे इनके पैगंबर हुआ करते थे अहूर मजदा, हुरमजदा, ठीक है। अहूर मजदा का शॉर्ट में नाम हो जाता है हरमुज, ठीक है। तो यहाँ पर एक हरमुज नाम की जगह भी है, ठीक है। तो इसे गल्फ ऑफ हरमुज भी कहते हैं, गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ हरमुज। तो जोरोस्ट्रियन के समय में, जोरोस्ट्रियन भाषा में ईरान को पर्शिया कहा जाता था, ठीक है। और पहले जो लोगों ने चढ़ाई करी है, आपने जितनी भी अंग्रेजी फिल्मों देखेंगे, जो ग्रीक्स पे, स्पार्टन्स पे जो चढ़ाई की है वो पर्शियंस ने की है। इसके ठीक 1000 साल बाद इस इलाके में एक धर्म आएगा, इस्लाम, और फिर ये पर्शियन मुस्लिम बनेंगे। लेकिन अभी तक तो इन्हें हम पर्शियन ही कहते हैं। और इन पर्शियंस ने भारत पे भी चढ़ाई की थी, और इन्हीं पर्शियन के बड़े बड़े महलों और राज दरबारों को देख के अशोक ने अपने आर्किटेक्चर को ये कहा था कि मुझे भी इनके पर्शिया वालों के दरबारों जैसा दरबार अपना बनाना है। और पर्शिया के रूलर्स की एक आदत थी कि पानी का तालाब बना करके हमाम में औरतों के द्वारा खुद को नहलाया करते थे। तो वही सारे कंसेप्ट अशोक ने फॉलो किए हैं। अशोक भी हमाम की क्रिया फॉलो करता था, हमाम में नहाया करता था। एक मूवी भी आई थी शाहरुख की, अशोका, उसमें उसको नहलाते। ये सारा पर्शियन दरबार की कहानियां हैं। पर्शिया के दरबार कुछ ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है, ये जोरोस्ट्रियंस का पर्शिया है। इसके बाद यही ईरान फिर बदल जाएगा, ये मुसलमानों के अधीन, और मुसलमानों के बाद ये अफगानों के अधीन भी आएगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो गल्फ ऑफ पर्शिया का इलाका है, ये क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। और इंडिया की जो क्रूड की सप्लाई है, पेट्रोलियम की, मेनली इसी पर्शिया गल्फ से आती है, ठीक है। अब चूंकि पूरे वर्ल्ड को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी ही चाहिए, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक कंपटीशन होगा कि गल्फ ऑफ पर्शिया के अराउंड की जो कंट्रीज हैं, इस पे कंट्रोल कौन करेगा। इस पे कंट्रोल करने को लेकर के भी सबसे पहली जो 2-3 कंट्रियां हैं जिनकी कंपनियों ने यहाँ पर आकर के तेल ढूंढा, उन कंट्रियों में शुमार है अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका ब्रिटेन की कंपनियों ने बहुत तेजी से इन एरियाज में आकर के 1930 के दशक में ये पता चला था कि यहाँ पे तेल है। 1930s के दौर में ये पता चलता है कि यहाँ पर भी तेल है, ठीक है। तो उस जमाने में बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर यहाँ पर तेल निकालने के लिए तेल की कंपनियां आती हैं और तेल वगैरह यहाँ पर निकाला जाता है। तो अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत बड़े पैमाने पर इन एरियाज पे दबदबा रहता है। सऊदी अरेबिया की अमेरिका के साथ बहुत जबरदस्त बातचीत है। अब होता क्या है कि इसी पेट्रोल पॉलिटिक्स, इसी रिसोर्स पॉलिटिक्स की वजह से अमेरिका समय समय पर एक कंट्री को दूसरी और दूसरी को तीसरी के अगेंस्ट इस्तेमाल करता रहा है। उसके नमूने क्या नजर आते हैं, ये जो ईरान का इलाका है और ये जो मुस्लिम कंट्रियों का इलाका है, इसमें पेट्रोल और मिनरल के अलावा दूसरा पेच एक और फंसता है, वो है इस्लाम के 2 ग्रुप, एक शिया और सुन्नी। अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान शिया डोमिनेटेड है, और अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ईरान में शिया मुस्लिम, सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम। अब ईरान में शुरू से किंगडम्स हुआ करती थी, लेकिन 1975 के बाद यहाँ पर रेवोल्यूशन की लहर शुरू हुई और बोला गया कि राजा को उतार के नीचे फेंकना है, किंग को उतार देना है। और 1979 में यहाँ पर रेवोल्यूशन हो जाता है। इसको 1979 का ईरान रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे राजा को उतार दिया जाता है और जो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, या फिर अपने एक प्रोसेस होता है इनका, उसके द्वारा चुने हुए मेंबरों की सत्ता हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर दौर शुरू होता है ईरान इराक वॉर का। ईरान इराक वॉर, दैट इज अ वेरी फेमस वॉर। 1980 का दशक है, ईरान इराक वॉर शुरू हो चुकी है क्रूड को और पेट्रोल को लेकर के। एक नदी है यहाँ पर, शत अल अरब। ईरान इराक, ये इराक, और ये यहाँ पर इनका बॉर्डर डिवाइड करती है, एक नदी बहती है, उसका नाम है शत अल अरब नदी। ये शत अल अरब नदी में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी एरियाज हैं। ईरान और इराक की इस नदी को कंट्रोल करने को लेकर के ईरान इराक वॉर हो गई। 10 साल तक बहुत जबरदस्त गेम चलती रही। सारी की सारी वेस्टर्न पावर्स, ये पश्चिमी ताकतों ने, कोई एक ग्रुप कंट्री की तरफ से लड़ा, कोई दूसरी कंट्री की लड़ा, अपनी सारी ताकत झोंक दी। ऐसे में 1990 का दौर आता है, और 1990 के दौर में आकर के इराक का जो सद्दाम हुसैन है पूरी तरह से चिलचिला उठता है और फिर वो कुवैत पे कब्जा कर लेता है। इराक को अगर आप ध्यान से देखें तो इराक के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर आती है एक जगह कुवैत, और इराक बिल्कुल मर जाए अगर कुवैत की में जो पेट्रोलियम माइनिंग है ना, सारी की सारी गेम उस पेट्रोलियम माइनिंग की है, कुवैत माइनिंग की।
और इराक एक लैंडलॉक कंट्री बन जाए अगर कुवैत ना रहे, क्योंकि इराक को समुद्र टच नहीं करता, कुवैत को टच करता है। सिर्फ हल्का सा एरिया दिया हुआ है इराक को कि यहां से आप समुद्री जहाज अपने ले जाना। तो इराक ने सोचा कि चलो क्यों ना कुवैत पे चढ़ाई कर ले, कुवैत को कंट्रोल कर ले। जब इस पे चढ़ाई करी तो अमेरिका आके खड़ा हो गया और इराक की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उस टाइम पे पिताजी होते थे जॉर्ज बुश के फादर हुआ करते थे, सीनियर बुश। तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने उस समय इराक पे चढ़ाई कर दी, इराक को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये जो गल्फ वॉर 1990-91 की, इसके पहले 1980-81 के दौरान ईरान इराक वॉर 1980, इन वॉर्स के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर यहां से आने वाले जो क्रूड ऑयल हैं इनकी प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ा, और इस प्रोडक्शन की वजह से बहुत तेजी से बहुत बड़े पैमाने पर प्राइजेस के ऊपर फर्क पड़ा। वो प्राइस जो क्रूड के हुआ करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन ही ऑलमोस्ट कम हो गई तो नेचुरली उसके प्राइस पे फर्क पड़ेगा। तो उसके प्राइस पे जब फर्क पड़ेगा तो इंडिया अपनी जरूरत की जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड, तो वो सारे के सारे वो गल्फ ऑफ पर्शिया से इंपोर्ट कराता है। तो अल्टीमेटली वो जब इंडिया पहुंच ही नहीं रहे हैं, और जब पहुंच रहे हैं तो बहुत महंगे पहुंच रहे हैं, और जो उसको पैसे देने हैं वो डॉलरों में पे करने हैं, तो इंडिया के पास डॉलरों का खजाना खत्म होता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई और हाहाकार मचा था। और 1990 का दशक आते आते तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए, फॉरेन रिजर्व खत्म, और आगे अपनी जरूरत के लिए 2 दिन का पेट्रोल रह गया था सिर्फ पूरे इंडिया के पास, 2 दिन का क्रूड था। इसके बाद फिर इंडिया ठप हो जाना था, आगे नहीं चलना था। ये कहानी समझ आई? तो एक कहानी थी कि वेस्टर्न एशिया में जो भी हो रहा था उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया पर पड़ रहा था उन दिनों में। इसके अलावा अभी तक इंडिया ने बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो किया गया था, क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया था, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन कंट्रियों से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था। और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे होगा इंडिया के पास? होगा ही नहीं। सेकंड, इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी देशों में सामान बेच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इंडिया में उस लेवल पर टेक्निक, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो मुद्दे की बात यह है, इंडिया दिन ब दिन विदेशों में बने हुए सामान पर निर्भर होता चला जा रहा था, क्योंकि इंडिया में अपने लेवल पर जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो उतनी सेटअप नहीं हो पाई। दूसरा, दिन ब दिन इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होते जा रहे थे क्रूड के बढ़ते हुए दामों की वजह से, और रिपीटेडली हो रही फाइट्स, जैसे 1962 की चाइना वॉर, 1965 की पाकिस्तान वॉर, 1971 की पाकिस्तान वॉर। इन वॉर के द्वारा इंडिया के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस पे खर्चा कर देना और इंडिया का डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे उतना खर्चा ना कर पाना, जिसकी वजह से इंडिया इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में फेल हो गया और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। कंजम्पशन इंडिया का बढ़ता जा रहा है, जो मटेरियल फॉरेन से आ रहा है। डॉलर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा इंडिया को भरना पड़ रहा है। और जो विदेशों से कंजम्पशन बढ़ा देना और सेलिंग कम होना इंडिया के एंड पर, इंपोर्ट बढ़ जाना, एक्सपोर्ट कम हो जाना, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाना। आपने एमबीए करा है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। हम किसी भी मुल्क के साथ जो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं वो 2 हिस्सों में करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो चीजें होती हैं कि विदेशों से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, जिसके बदले में डॉलर जाने हैं उधर, और कैपिटल अकाउंट में होता है कि विदेशों से क्या क्या निवेश हो रहा है देश में। तो जब भी करंट अकाउंट बहुत ज्यादा डेफिसिट में चला जाए, कि मंगा ज्यादा रहे हैं भेज कम रहे हैं, तभी समझ लीजिए कि देश के हालात खराब हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 20 सालों में पूरी तरह से निचुड़ चुका था, खत्म हो चुका था। राजीव गांधी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए गए, आईटी रेवोल्यूशन लाने के नाम पर बहुत हाई लेवल पर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराई गई, कंप्यूटर्स और बाकी चीजें मंगाई गई। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर्स जो है वो खत्म हो गए थे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सर पे खड़ा था। चलो इन सारी मुसीबतों से हम जूझ भी लेते, लेकिन एक जो दोस्त था हमारा जिसने हमेशा साथ दिया था, वो दोस्त भी खत्म हो चुका था। इस वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। वो क्या था? चाहे अमेरिका और रशिया की इस फाइट में हमने अक्सर नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया हो, किसी भी एक मुल्क का साथ नहीं दिया हो, लेकिन इसमें एक खासियत है कि हमने हमेशा एक इंक्लिनेशन रखी रशिया के प्रति, क्योंकि रशिया प्रॉक्सिमिटी वाइज हमारे क्लोज था। अगर प्रॉक्सिमिटी देखें, मतलब नजदीकी देखें एरिया वाइज, तो रशिया ज्यादा क्लोज था। दूसरा, रशिया की अगर खासियत देखें तो हमने रशिया का मॉडल अपनाया था। हमने आजादी के बाद 5 ईयर प्लान पॉलिसी फॉलो करी
और 5 ईयर की सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? रशिया का। तीसरी बात, हमारे जवाहरलाल नेहरू ये सोशलिज्म के कंसेप्ट से प्रभावित थे। वो बात अलग है, इन्होंने फैबियन सोशलिज्म फॉलो किया जिसे हम यूरोपियन लिबरल सोशलिज्म कहते हैं, पर फिर भी रशिया में जब ये विजिट करके आए तो इनके ऊपर रशिया का इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांग था। चौथी बात, रशिया ने हमारी बहुत बड़े पैमाने पर मदद करी हाई टेक्निक्स। आप देखें तो रशिया की मदद से हमारे यहाँ पर स्टील प्लांट्स भी लगाए गए। रशिया की मदद से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था मेरे चूचे? रोड किला लगाया था बेटा कि बोकारो वाला लगाया था? श्योर हो? गुरमुख हो? ब्रिटेन वाला दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी मदद से लगाया था? ब्रिटेन। रोड किला कहाँ पे है? रोड किला वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में क्या है? बादाम बदूम खाया करो ताकि दिमाग सेट रहे। फिर रशिया के साथ एक क्लोज एटीट्यूड रहा है इंडिया का, उसके पीछे मैंने आपको बैकग्राउंड रीजंस बताए हैं। और दूसरा रीजन ये था कि रशिया के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया का जो डेवलपमेंटल प्लान था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, उसमें मदद की गई, एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। सेकेंड एस्पेक्ट, रशिया ने हमें बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट्स दिए उन दिनों में, क्योंकि जब हमारी चाइना के साथ वॉर हुई और उसके बाद जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तो नेचुरली पाकिस्तान उस समय एक स्ट्रॉन्ग अलाय था अमेरिका का। और 1965 और 71 के युद्ध में जब पाकिस्तान की मदद की गई अमेरिका के द्वारा, तो नेचुरली उसके बाद बहुत तेजी से भारत की सरकारों के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम डिफेंस में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस दौरान हमारी रशिया ने मदद करी और रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया की डिफेंस में बहुत भारी पैमाने पर पाए जाते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में डेवलप की गई, हमारी सबसे तगड़ी मिसाइल। ब्रह्म मने ब्रह्मपुत्र, मॉस मने मोस्कोवा नदी, जिसके बेस पर मॉस्को शहर का नाम पड़ा है। तो मॉस्को शहर मोस्कोवा नदी पर है। तो मुद्दे की बात है, ये ब्रह्मोस मिसाइल भी आज भी हमें रशिया की मदद से मिलती है। तो कहने का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट रशिया इंडिया को देता था। और उसमें एक खासियत थी कि इंडिया और रशिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, रशिया रूबल अग्रीमेंट। रूबल वहां की करेंसी है। ये जो रशिया रूबल अग्रीमेंट है, इसके तहत फायदा हमें क्या था, हम जितने भी सामान, सामग्री, डिफेंस इक्विपमेंट, जो टेक्निक, जो भी इंपोर्ट कराते थे रशिया में, हम उसका भुगतान इंडियन रुपीज में कर सकते थे, हमें डॉलर में देने की जरूरत नहीं थी। मतलब रशियन रूबल अग्रीमेंट यही था कि सीधे रुपए रूबल में कन्वर्ट होते थे, डॉलर परचेज करके फिर डॉलर के थ्रू रूबल नहीं लेना पड़ता था। और इसकी वजह से हमें डॉलर रिजर्व्स की जरूरत नहीं पड़ती थी और डॉलरों की भारी कमी आई हुई थी मैदान में। तो इस वजह से हम रशिया के साथ जुड़ते चले गए इसी तरह से। और जब जब भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं 2-2 साल के लिए, टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर रशिया भी और एक मेंबर अमेरिका भी है, चाइना भी है। उसमें बार बार अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के कहने पर जब जब कश्मीर का मुद्दा उठा था, तब तब हमारे फेवर में रशिया ने अपना वीटो पावर यूज किया था। तो ऐसा कहते हैं कि रशिया ने लगभग 300 बार इंडिया के फेवर में अपना वीटो इस्तेमाल किया है अलग अलग मुद्दों पर। और जब भी कोई एक देश वीटो यूज करता है तो उसी समय वो सवाल डेड हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, बट ये यूएसएसआर के साथ था, रशिया के साथ नहीं था। और उस समय का यूएसएसआर यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत क्या होता है। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। इसके पहले कुछ घटनाएं हुई थी रशिया में। 1905 का रेवोल्यूशन, फिर 1917 का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये 1905 का जो एक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उस समय पर रूलर हुआ करते थे जार निकोलास टू। और जार निकोलास टू पर यह प्रेशर क्रिएट किया गया कि तुम अकेले राजा के तौर पे शासन नहीं कर सकते, जनता को भी कुछ अधिकार दो। और तब जार निकोलास टू ने यह बोला था कि ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए कुछ नुमाइंदों की मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना देता हूं जिसका नाम होगा दूमा। तो आज की डेट में भी इंडिया की पार्लियामेंट है, वैसे ही